हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो हमारा इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम के लिए है। बच्चों के लिए हिंदी मीडियम अच्छा है या अंग्रेजी, इस पर लंबी बहस हो सकती है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो खोले गए अंग्रेजी मीडियम के स्कूल थे और उसके साथ हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इंडियंस के द्वारा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, दोनों के मैनर, डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और जो अन्य मानवीय पहलू हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। एक उदाहरण से समझेंगे। बेतिया में मिशनरी स्कूल या और भी टाउन में जो मिशनरी स्कूल है उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो मानवीय पहलू है, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर दरभंगा में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, तो आज भी लड़कियों के लिए सर्वोत्तम स्कूल माना जाता है। आज उसके लेवल का कोई स्कूल अभी तक दरभंगा में तैयार नहीं किया जा सका है। और दोनों स्कूल में जो इंडियंस के द्वारा जो इंग्लिश स्कूल खोले गए हैं और अंग्रेज़ों के द्वारा या कोई जो मिशनरी इंग्लिश स्कूल है, दोनों के वर्किंग में, कल्चर में और डिसिप्लिन में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए मैंने एक टीचर से संपर्क किया जो मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अन्य अन्य जो टीचर लोग हैं अलग अलग जगह पर, उनसे संपर्क किया और समझने की कोशिश की। तो एक शिक्षिका बतला रही थी कि वर्क स्ट्रेस वहाँ पर नहीं था और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। बच्चा कोई अगर गलती करता था तो उसको आदर पनिशमेंट देने के लिए बुलाता था रूम में और बहुत अस्थिर से कहता था से सॉरी, या बस उसके इतना भर कहने से बच्चा पानी पानी हो जाता था। मार पीट, लपड़ झपड़, ये सब की बहुत ज़्यादा वहाँ गुंजाइश नहीं थी। और हम दूसरा उदाहरण आपको बताएंगे, बेतिया का मिशनरी स्कूल। तो उस स्कूल में गौ पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, सारा व्यवस्था वहाँ पर, और घुड़सवारी, ये सब। आज इस समय में जो बिहार सरकार में 500-600 रुपया मिलता था दरमाहा, उस समय में उनको जीवन यापन भत्ता मिलता था तो वो होता था 2-3 हज़ार रुपया, दरमाहा करके नहीं मिलता था। और इस ऐसी व्यवस्था की गई थी। और जब सरकार ने इसका ग्रहण कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, तो सारी व्यवस्था वहाँ ध्वस्त हो गई। बात की जा रही है समान शिक्षा प्रणाली की। तो हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट में जो बड़े बड़े स्कूल हैं, टॉप इंडिया के टॉप स्कूल हैं, उनका अगर हम तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि कोई डीएवी और डीपीएस का के जैसा भी स्कूल क्या बिहार सरकार बहुत खर्चा करके कोई वैसा स्कूल बना सका है। लाख हम मॉडल स्कूल बनाने की बात करें, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, मैनर और जो बच्चे हैं उनके साथ हम तुलना करें तो हम समझ में बात आती है कि अगर समान शिक्षा प्रणाली की बात की गई तो कितना अहित हो पाएगा। जो स्कूल रोजगार भी दे रहे हैं और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन पैदा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो पाएगा समान शिक्षा प्रणाली में? गांधी जी के एक अनुयायी थे जिन्होंने बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। उनका कहना था कि देश को अंग्रेजों से जो हम आज़ाद कर रहे हैं वो अंग्रेजी पढ़ाने ही के लिए, और बच्चों को उन्होंने मैंने संस्कृत मीडियम में पढ़ाया। उनका बच्चा मध्यमा उपशास्त्री किया और उसके बाद एक संस्कृत स्कूल में वो प्यून बन सका, हाई स्कूल में। उन्होंने ज़मीन दान दिया था और गांधी जी के तरह ही वो धोती पहन करके रहते थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि गांधी जी स्वयं इंग्लैंड में जाकर के बैरिस्ट्री का अध्ययन किए थे, इलोक्यूशन आर्ट सीखे थे, और गांधी जी का अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती तीनों ही बहुत अच्छा था। बिहार में अगर हम कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे, कर्पूरी ठाकुर का बात करें तो जो मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विदाउट इंग्लिश भी मतलब लोग बीए पास करें ऐसी व्यवस्था की थी और अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म किया था। तो आज भी जो आदमी कर्पूरी ठाकुर के समय में बीए किए थे तो उनको कर्पूरी डिवीज़न का नाम लोग देता है। और उससे भी बदतर हुआ लालू डिवीज़न, जब
बिना पढ़े लिखे कई आदमी डिग्री को हासिल कर सके थे। तो राष्ट्रभाषा के नाम पर और मातृभाषा के नाम पर हम बच्चों को ऐसी स्थिति में धकेल देंगे। बिहार में इसी सब को बात को ध्यान में रख करके कि बिहार के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पिछड़ जाए, तो बिहार सरकार ने प्रोविज़न किया कि पहला क्लास से ही इंग्लिश लागू किया। एक दूसरा उदाहरण हम विदेश से देंगे कि परवेज मुशर्रफ एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तत्कालीन तानाशाह, और उनको किसी ने कहा कि आप उर्दू में बोलिए, तो उन्होंने उसको डांट दिया कि भाई हमको अपने इंग्लिश ज्ञान पर गर्व है। तो अंग्रेजी शिक्षा का समाज पर जो प्रभाव पड़ा है उसका हम आकलन कर लेते हैं कि अंग्रेजों के आने से क्या क्या चेंज हुए। अगर अंग्रेज का पदार्पण भारत में नहीं होता तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि छुआछूत, जाति प्रथा, सती प्रथा, महिलाओं और ब्राह्मणेतर जातियों से जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जा सकता था। और आज भी जो ये भाव है कि सरकारी जगह पर और कई जगह पर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, तो उसके लिए हम क्या अंग्रेज के योगदान को भुला सकते हैं? और अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में बहुत हद तक ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ये है, तो हमको जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और अंग्रेजी व्यवस्था से जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और जो मानवीय जो गरिमा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था भंगी रेजिमेंट, जिसने शिवाजी के सेना को हराया था। अंग्रेज के समय में दलित पर कितना अत्याचार होता था हम देख सकते हैं। इतिहास का अगर हम अध्ययन करें तो पाते हैं कि दक्षिण भारत में दलित महिलाओं को स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था, और एक महिला ने विरोध स्वरूप अपना स्तन काट करके रख दिया था, और उसका आज वहाँ पर स्टेचू है, प्रतिमा बना हुआ है। तो जब अंबेडकर जैसे टैलेंटेड आदमी को जब भेदभाव का सामना करना पड़ा, अगर अंग्रेजी हुकूमत नहीं आती तो अंबेडकर विदेश में और अंबेडकर विदेश में अगर अध्ययन नहीं करते तो क्या उनका इतना विकास होता, और देश के लिए जो उनका इतना बड़ा योगदान है, इतना जो 32 डिग्री उन्होंने फॉरेन में ली थी और मेहनत करके, ऐसे आदमी के साथ भारत में कितना भेदभाव किया गया। तब अंबेडकर ने शिक्षा के मर्म को समझा और उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो कितने ही तरह के स्कूल हैं, कुछ मिशनरी स्कूल हैं, कुछ जो हिंदू संगठन के स्कूल हैं, और कुछ जो फिलोसफर सब हैं, जैसे महर्षि अरविंद का स्कूल है। अगर स्कूल सब का चर्चा किया जाए तो बहुत तरह के स्कूल हम देख सकते हैं, लेकिन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना। ठोस, व्यवहारिक और प्रभावी संश्लेषण हेतु NCF का भी प्रावधान है। नया जो हमारा राष्ट्रीय कुरिकुलम आया है, जिसको हम नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं, या नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, या शॉर्ट में NCF कहते हैं। उसमें क्षेत्रीय भाषा में बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इससे बच्चों में समझ बढ़ेगी। अब अभी का जो सिस्टम है वो 5+3+3+4 सिस्टम है। तो बच्चों की तैयारी का इसमें मार्गदर्शन किया गया है और रूपरेखा का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो सके ऐसी व्यवस्था की गई है। तो भारतीय शिक्षा और उसके माध्यम से बच्चे देश के लिए योगदान दे सकें या शिक्षक योगदान दे सकें, इस पर व्यवस्था की गई है। तो जितने भी प्रकार के स्कूल हैं उसमें सरकार जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करती है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चे भविष्य के लिए तैयार हो सकें, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सके और भविष्य उनका समृद्ध सुधरे, इसके तहत व्यवस्था की जाती है। अब आप ध्यान दीजिए कि ब्राह्मण व्याधि व्यवस्था में सबको शिक्षा और काम करने का अधिकार नहीं था, पूजा करने का भी अधिकार नहीं था, सबको मंदिर में प्रवेश भी नहीं था। तो अगर मतलब इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो इंग्लिश मीडियम की जो अच्छाई है
और उसका जो मतलब आधुनिक पहलू है और आधुनिकीकरण किया गया है, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं और इसकी भी अच्छाई को अपनाया जाना चाहिए। अगर हम पूरा इंग्लिश मीडियम को टाटा बाय बाय कर दें तो कई मामले में जो बच्चे होंगे और जो गार्जियंस हैं और जो देश के भावी नागरिक हैं, उनका अहित भी हो सकता है। अगर मतलब 2016 में एक सर्वेक्षण किया गया 33 वर्ष के युवाओं पर, तो उसमें से 62% युवाओं ने स्कूल में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना, 23% ने नहीं माना और 15% व्यक्ति इस मानसिक स्तर के नहीं थे जो उस पर अपनी राय दे सकें। तो 2021 में एक अन्य सर्वे किया गया जिसमें 38% युवाओं ने माना कि नौकरी तलाशने में और विकास में अंग्रेजी का कितना महत्व है, और 35% ने इसे थोड़ा ज़रूरी माना, और जबकि 18% ने माना कि ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी को पूरा टाटा बाय बाय करने का क्या दुष्प्रभाव होगा। दूसरा है कि सरकारी बनाम प्राइवेट, और कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति का अगर हम सार्वजनिक रूप से छोड़ देते हैं या उसका सार्वजनिकरण कर देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक व्यक्ति थे बहुत समाज सेवी, उन्होंने ज़मीन खरीद करके मकान बना करके एक बहुत बड़ा सीबीएसई स्कूल खोला और उन्होंने अपना जो मिल्कियत था उसको छोड़ दिया, वो मालिक बनने से इनकार कर दिया और ट्रस्ट को सौंप दिया। लेकिन आज जिसका कोई एक मालिक नहीं, उसका सब मालिक उस स्कूल में हम देख सकते हैं कि जाति प्रथा और जातिवाद का नंगा नाच, और उसमें अराजकता की स्थिति को देख सकते हैं। खास जाति के ही लोग उसमें नौकरी करेंगे और दूसरे जाति के लोग हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो स्वेच्छाचारिता का वो नमूना हो गया। जबकि जो पर्सनल मिल्कियत में व्यक्तिगत जो मालिकाना हक वाला स्कूल है उसमें ऐसी अराजकता नहीं है। तो अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं उनको जो अंग्रेजों के द्वारा या मतलब मिशनरी स्कूल के द्वारा जो प्रबंधन है उससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और बच्चों को अंग्रेजी ज्ञान का बहुत ग्लोबल जो अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, या जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही प्रासंगिक है नया जो राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है एनसीएफ, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया जा रहा है और बेसिक एजुकेशन में क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो ग्लोबल वर्ल्ड और ग्लोबल विलेज के ज़माने में अंग्रेजी ज्ञान का अत्यंत महत्व है। इसके बिना न तो मैनेजमेंट की पढ़ाई की जा सकती है और ना साइंस और टेक्नोलॉजी की। तो अगर बेसिक स्तर से ही बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं दिया जाए और अंग्रेजी में समझ विकसित नहीं हो, और अंग्रेजी को अगर हम बाहरी भाषा बतला करके उसका बहिष्कार करें तो भारतीय युवा पर बहुत नकारात्मक प्रभाव होगा और भविष्य के लिए ये बहुत ही व्यवहारिक नहीं होगा। तो व्यवहारिक ये पहलू है कि बच्चों में शुरू से ही अंग्रेजी भाषा के प्रति उनको जागरूक बनाया जाए और उनका अंग्रेजी ज्ञान अच्छा हो, तो इससे उनके समग्र विकास में मदद मिलेगी। और यही प्रभाव जो अगर सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक और सामाजिक प्रत्येक क्षेत्र में पड़ेगी तो उनका समग्र रूप से विकास होगा। तो एनसीएफ में साक्षरता की पहली भाषा R1 है या राजभाषा का उपयोग छात्रों को 2 भाषाओं की समझ विकसित हो जाए, और अगर उनका जो मातृभाषा है उसमें स्क्रिप्ट या उतना डेवलप भाषा नहीं है तो उसमें राजभाषा है उसके उपयोग की बात है। तो एनसीएफ का जो तैयार किया गया है उसमें अगर मतलब अंग्रेजी को हटा दिया जाए मेन स्ट्रीम से तो भविष्य में रोजगार के लिए, तो एनसीएफ इस बात पर जोर देता है कि साक्षरता की पहली भाषा R1 आदर्श तौर पर विद्यार्थी की मातृभाषा एक जानी मानी क्षेत्रीय भाषा या राजभाषा होनी चाहिए, जिनका मातृभाषा मतलब कमज़ोर है, जहां पर लिपि या मतलब जो उतना प्रभावी ढंग से एक माध्यम नहीं हो सकता है। तो राजभाषा की बात की गई है, तो R1 के तौर पर राजभाषा का उपयोग किया जा सकता है। और ऐसा किया गया है कि बच्चा जब बुनियादी साक्षरता अपने मातृभाषा में हासिल करेगा तो उसको समझ विकसित होगी
और वो भविष्य के लिए तैयार हो सकेगा। तो एकीकृत और जो प्रभावी क्रियान्वयन है, जिसके लिए स्कूलों को एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनानी है, तो उसमें मातृभाषा की मैपिंग, भाषा संसाधन, पाठ्यक्रम में फेरबदल के लिए वो कमेटी जिम्मेवार होगी। लेकिन महत्वपूर्ण और मूल बात जिस पर ये हमारा वीडियो है कि लोग क्यों अंग्रेजी मीडियम को पसंद कर रहे हैं और क्यों अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस रूपरेखा में एक चीज़ पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि क्या अच्छाइयाँ हैं भारत के जो टॉप 10 स्कूल हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जिसका समावेश किया जाना चाहिए। और समग्र विकास के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो अंग्रेजी स्कूल की खासियत है, अच्छाई है, उसको लागू करना चाहिए। और भविष्य में अगर हम बच्चों के समग्र विकास की बात करते हैं, तो उसमें जो सारे स्किल्स हैं, अब हम उदाहरण देना चाहेंगे रूस के स्कूल का, कि जिसमें बच्चों को मनोवैज्ञानिक आधार पर उनका बायोडाटा तैयार किया जाता था और उसके बाद उनको उसी क्षेत्र में लाया जाता था, तो बच्चे बहुत अच्छा करते थे। लेकिन बेसिक लेवल में अगर हम उनको भविष्य के लिए तैयार करते हैं, तो इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि जैसे मतलब घुड़सवारी है, या मतलब ड्रामा डिवीज़न है, या साइंस टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या कोई बच्चे साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो सारा उनका बीजारोपण यहाँ हो जाए, बेसिक लेवल पर उनको सारा ज्ञान हो। तो भारत में जो इससे पहले भी शिक्षा पद्धति है, मैट्रिक लेवल तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सारे विषयों का ज्ञान बच्चों को क्यों दिया जाता था कि उनको बेसिक समझ सारा डेवलप हो। और इसमें अगर हम पूरा उनको अंग्रेजी से काट देंगे, तो फिर उनका क्या हासिल होगा बच्चा का, भविष्य में उनका कैसा, ये तो आगे आने वाला फीडबैक दिखाया जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं एक अन्य उदाहरण से, जो बिहार में अंग्रेजी की पढ़ाई माने 5वें क्लास से होती थी, 6ठे क्लास से शुरू होती थी, और सरकार ने देखा कि बिहार के बच्चे अंग्रेजी में बहुत पिछड़ रहे हैं और इससे उनका आगे कंपटीशन सबके तैयारी में बहुत दिक्कत हो रही है, तो सरकार ने पहला ही से इसको लागू किया। तो इस तरह से अगर पूरा कटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान में रखने की बात है कि जो 5+3+3+4 है वो ठोस, व्यवहारिक और मतलब उसका प्रभावी संश्लेषण हो सके। तो इसमें पूरा इंग्लिश को हाशिए पर नहीं डाला जाना चाहिए। बच्चों के मार्गदर्शन की तैयारी हो और रूपरेखा का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो, तभी भारतीय शिक्षा और उसके माध्यम से देश के लिए योगदान दिया जा सकेगा। तो उसमें ये महत्वपूर्ण है कि हम देख सकते हैं कि क्यों लोगों को अंग्रेजी के प्रति क्रेज है, क्यों लोग बस में भर करके जो अच्छे स्कूल हैं जैसे DAV, DPS या और भी जो सस्ते स्कूल हैं, उसमें लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए।